जी, आज सामाजिक अध्ययन में हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। तो देखिए, जो हमारी राष्ट्रीयता और उसके प्रति जो हमारी भावनात्मक एकता की हम बात करें तो विद्यालय से ही बालक में राष्ट्रीयता के प्रति जो भावना होती है वो बालक के मन में रोपी जाती है। तो लोकतांत्रिक के माध्यम से राष्ट्रीय एवं देशभक्ति एकता को सशक्त बनाया जा सकता है। तो इसमें जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, प्राइमरी से लेके माध्यमिक से लेके उच्च तक शिक्षा से संबंधित, इनकी भूमिका सदैव सर्वोपरि रही है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी व्यवस्था का सुदृढ़ बनाए रखने का जो कर्तव्य है वह टीचर के ऊपर, अध्यापक के ऊपर रहता है। तो हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक धरोहर, हमारे पर्व, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, यही हमारी क्या है, राष्ट्रीय धरोहर। ये सभी हमारी राष्ट्रीय और भावात्मक एकता के संबल हैं। इन्हीं के सहारे हमारी एकता जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। यदि यह आज आवश्यकता इस बात की है, आज आवश्यकता यह है कि हम अपने संविधान को ग्रंथ मानकर संकल्प लें कि हम सारे भारतीय एकता, सहिष्णुता, सदाचार, मानवता, प्रेम, भाईचारा आदि भावों को हृदय से माने। यदि ऐसे भाव सभी भारतीयों में विकसित हो जाएं तो ये हमारे यहाँ जो ऊंच नीच, जात पात, धर्म, ये जो सारी जो मानसिकताएं हैं, जो संकीर्ण विकीर्ण मानसिकता है, कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता, ये सब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और यदि ये सांप्रदायिक ताकतें को नहीं रोका गया तो क्या होगा, भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में धर्म के नाम पर लड़ाना, व्यभिचार तांडव होगा। ठीक है। और मानवीय और भाईचारे भाव का अभाव हो जाएगा। देखिए, वैसे किसी विद्वान ने कहा है, मुझे पता नहीं किसने कहा है, कि अगर आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ठीक है। तो प्रजातंत्र केवल संविधान ऐसा नहीं है, एक किताब है, नहीं, एक पुस्तक मात्र नहीं है, ऐसा अगर समझेंगे तो गलत है। वर्तमान में देश के सामने आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक, इसमें जो है इसके स्तर में बड़ी गिरावट आई है। तो हम कह सकते हैं कि देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। मूल्यों को ना तो आरोपित किया जा सकता और ना ही सामग्री की भांति हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया जा सकता। इन सब की रक्षा के लिए हम सब भारतीय अगर एक हो जाएं, क्या हो जाएं, एक हो जाएं, तो फिर इन सब बुराइयों को हटना ही पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक विरास हो, सब चीजों को हटना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति जो में चलती रहती है वो पहले भी थी, लेकिन समय समय पर हमारे देश में कई महापुरुषों ने जन्म लिया ताकि इस भारत भूमि की को एकता के सूत्र में बांधे रखें। विभिन्न शासकों ने इसको एक रूप रखने का प्रयास किया, जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आदि महापुरुष, जितने महापुरुष हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इन्होंने सदैव भारत को एक महान भूमि माना है और स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा सभी भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए एकजुट करने का कार्य किया। भावात्मक
और राष्ट्रीय एकता के प्रयास में एक नया अध्याय को जोड़ा। ये जितने भी महापुरुष, विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हुए, महात्मा गांधी हुए, है ना, ये सब का क्या था, उस समय बहुत विकट परिस्थितियां थी। अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही थी, है ना, तो हम सब आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसे समय में, ऐसे भीषण सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रवादिता और भ्रष्टाचार के ऐसी चुनौतियों के समय इन महापुरुषों ने हम सबको एक बांधे रखने का कार्य सकुशल किया। तो देखिए, जब राष्ट्रीयता और भावात्मक एकता का हम बात करते हैं तो ये होता है कि जो उस राष्ट्र के निवासी हैं उनके बीच आंतरिक एकता से है, जिसमें वो ये भूल जाए, ये याद न रहे कि हम किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, किस धर्म के हैं, किस संस्कृति के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किसकी हम पूजा करते हैं, किस हम इष्ट को मानते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन आज परिस्थिति क्या होती है कि पहले हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि फला व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है ना, किस गांव का है, किस क्षेत्र का है। इन सब चीज़ों से क्या होती है, हमारी राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। तो हमें इन सब जो संकीर्ण मानसिकता है, विकीर्ण मानसिकता है, ऐसे सभी चीज़ों को भुला करके राष्ट्र की एक सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा और पूरे राष्ट्र की प्रगति को हमें ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता के स्वरूप को और अधिक सुंदर बनाने में हमारी शिक्षा ही हमारा क्या होती है, एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में काम करती है। तो आज हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो प्राणी को, हम सब प्राणी को, हम सब लोगों को, भारतीय नागरिकों को संगठित करे, अपने और पराये इस भेद को समाप्त करे, और ये जो ऊंच नीच हमने बनाई हुई है इसकी खाई को काटे। तो ये सब कैसे हो सकता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इस शिक्षा के द्वारा ही हम राष्ट्र की एकता को बहुत ज़्यादा और अधिक मजबूत कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। सबसे पहले आता है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत हमारा है जन गण मन अधिनायक जया हे, ठीक है। तो राष्ट्रगान का जो है हमारा अलग ही एक विशिष्ट महत्व है। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसी की भांति हमारा राष्ट्रगान है, उसी की भांति हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना अलग अलग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होता है। तो हमारा जो राष्ट्रगीत है वो है जन गण मन अधिनायक जय हे, ठीक है। तो ये जो गीत है इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, उनकी ये रचना है जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत लिखा। ये जो राष्ट्रगान हमारी सांस्कृतिक साहित्यिक धरोहर है, हमें इसका सम्मान, इसके मर्यादा की रक्षा करना और ये करना सब हमारे क्या हैं, कर्तव्य है। राष्ट्रगान के समान ही हमारे देश की अखंडता और एकता का संदेश प्रदान करने वाले अनेकों और गीत हैं जिन्हें हम विभिन्न अवसरों पर, पर्वों पर, त्योहारों पर गाते हैं, जिससे हमें सभी लोगों को राष्ट्र की प्रगति, एकता का हमें क्या मिलता है, मनोबल मिलता है। तो राष्ट्रगान तथा सामूहिक गान हमारे प्राणों में एक तरीके से बूटी का काम करते हैं, संजीवनी बूटी का। जब ये सुनते हैं तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, नहीं होते, हो जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा एकता की और राष्ट्रीयता का ये ऐसा लगता है जैसे हमने भुट्टी पी ली है, ऐसा लगता है, ठीक है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो
संसार के प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना एक विशेष ध्वज होता है। हमारा जो ध्वज है उसे हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं, तिरंगा झंडा कहते हैं। हमारा जो ध्वज है उसमें 3 पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया, बीच में सफेद और हरा रंग होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका अनुपात 3:2 होता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज की हम जब बात करते हैं कि जब हम अंग्रेजों से मुक्त हुए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हुआ, तभी से हमने स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप निर्धारित किया। 15 अगस्त 1947 को जब हम पूर्ण आज़ाद हो गए तो हमने इस तिरंगे को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्थान प्रदान किया। इसके बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तिलियां होती हैं और 3 पट्टियां होती हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरी। तो सफ़ेद जो केसरिया जो पट्टी होती है वो हमें किस चीज़ का वो देती है? वो देती है हमें त्याग और वीरता का बोध कराती है। सफ़ेद रंग की जो बीच में पट्टी होती है वो शांति, सत्य और ज्ञान का बोध कराती है। अब आ जाते हैं हरे रंग की पट्टी। हमारी समृद्धि, हमारी संपन्नता की सूचक है। और जो बीच में चक्र है वो सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्तंभ के शीर्ष पर बने चक्र से लिया गया। ठीक है। तो इसमें 24 तिलियां हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम जो देश है वो प्रगति के मार्ग पर 24 पूरे घंटे होते हैं, पूरे दिन का वो द्योतक होता है। तो हमें ध्वज को हमेशा सीधा रखना चाहिए। तो उसको फहराते समय हमें कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। झंडे का झुका होना या नीचे रखना राष्ट्रीय शोक का सूचक है। यदि ध्वज तथा दंड साथ साथ लगाए जाएं या ले जाएं तो राष्ट्रीय ध्वज दाहिनी ओर सबसे ऊंचा रखा जाए। राष्ट्रीय ध्वज को सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कलेक्ट्रेट, कचहरी, जेल, सरकारी भवनों पर नित्य फहराया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर और आदि महापुरुषों की जयंती पर भी ध्वज को फहराया जाता है। पहले क्या होता था कि ध्वज को हम शाम को उतार लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम पूरे 24 घंटे के लिए ध्वज फहरा सकते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारी अखंड स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है और ये सभी भारतीयों में पावन देशभक्ति का संचार करता है। हमें सदैव इसका सम्मान और अपने राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा का रक्षा करनी चाहिए। कैसे? तन से और मन से और धन से। ठीक है। अब आ जाता है राज चिन्ह। अब ये राज चिन्ह हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो कल आपका चलेगा राज चिन्ह। ठीक है। धन्यवाद।